हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे सी टेट के जो सीडीपी वाला पार्ट है उससे अ, लगते 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की। और ये वाले जो पीवाईक्यूज हैं वो 2011 से लेकर 2024 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सीडीपी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जो विकास और वृद्धि वाला टॉपिक है, यानी कि डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स उसके, तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 से 24 तक के सभी पीवाईक्यूज इन 30 क्वेश्चन में आते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आपका कोई नोन, आपका कोई जानकार, आपका कोई मित्र जो है वो अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट नंबर का, वो ये है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ की ओर चलती है। डेवलपमेंट जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक चलती है। ठीक है, पहले जर्नल और उसके बाद स्पेसिफिक। ठीक है, पहले सामान्य और उसके बाद विशिष्ट, ये आपने याद रखना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो विकास हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका होती है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है बच्चों के विकास में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये इसी टॉपिक से, विकास वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी जो है और एनवायरनमेंट जो है, इनकी क्या भूमिका रहती है एक बच्चे के विकास में। तो ये दोनों ही एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो विकास है बच्चे का वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बच्चे की ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी फैक्टर के वजह से बच्चे का विकास प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट की वजह से भी बच्चे का जो विकास है वो पूरी तरह से प्रभावित जो है वो होता है। ठीक है, तो दोनों का एक विकास को दोनों ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो बताता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का, कंटिन्यूटी का सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाला सिद्धांत है, जो जन्म से पहले शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में आता है उसके बाद विकास जो है वो आरंभ होता है उसका, और मरण तक, मरणोवस्था तक जो है वो विकास चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चे में शीर्षगामी, ठीक है, बच्चे में जो शीर्षगामी विकास है उसका क्या अर्थ होता है। तो बच्चे का जो शीर्षगामी जो विकास है उसका अर्थ रहता है कि विकास सिर से पैर की ओर जो है वो चलता है। ठीक है, बच्चे का जो सिर है वो पहले, उसके बाद पैरों की ओर जो है ये शीर्षगामी विकास जो है वो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड की अवधि जो है वो क्या है। तो अर्ली चाइल्डहुड की अवधि है 2 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक की अर्ली चाइल्डहुड की अवधि है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जिससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इनको कहती हूँ कि ये तो सीटेट के हीरो हैं। ठीक है, बहुत पिछली क्लास ये मैं, या उससे पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ ये। अगर आप सीटेट की दिल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन तीनों के बारे में आपने जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलमन, ये तीनों ही सीटेट के हीरो माने जाते हैं। ठीक है, क्यों माने जाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीडीपी वाला पार्ट है वो इन्हीं तीनों से पूछा जाता है। ठीक है, तो की थ्योरीज, इनकी थ्योरिस्ट जो है वो इनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलमन से। ठीक है, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछे जाते हैं वो बात करते हैं। तो जीन प्याजे जो है उनके अनुसार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने जो एक थ्योरी दी है वो कौन सी दी है। तो उन्होंने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो ये क्वेश्चन जो है आई होप या मैं समझती हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने लगभग जो भी सीडीपी वाली पिछली 2 क्लासेस हैं उनमें भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है और इसलिए रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम
जो 2011 से लेकर 2024 तक के PYQs हैं उनमें रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसमें बच्चा किस अवस्था में प्राप्त करता है, तो उसे बच्चा जो है वो संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है उसमें प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोस्की ने जेडपीडी का जो सिद्धांत दिया है वो उसका पूरा नाम क्या है? तो जेडपीडी का जो सिद्धांत दिया है लेव वाइगोस्की ने, उसका पूरा नाम है ज़मीबस्त विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? तो ये आता है पारंपरिक स्तर पर, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल जो होता है उसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाली जो अभिविन्यास है वो आता है, ठीक है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं और उसके आगे 6 उपस्तर जो है वो बताए हुए हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल स्टेज ऐसी है जिसमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास स्तर जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त तर्क अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है किस अवस्था में शुरू करता है? तो जो अमूर्त तर्क जो है बच्चा जो शुरू करता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चा शुरू करता है, ठीक है। तो प्याजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 भागों में इसने बांटा हुआ है प्याजे ने। तो जीन प्याजे ने 4 चरण बताए हुए हैं जिन चरणों से होकर इनका मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो गुजरता है। तो जो इनका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाला चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो जो है उसमें ये मानते थे कि बच्चा जो है वो अमूर्त तर्क बच्चे में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है कि वयस्कों द्वारा दी जा गई अस्थायी सहायता, ठीक है। बच्चा जो है जो वयस्क है उसको पता है कि बच्चा ये काम कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसको जो एक अस्थायी अदृश्य कह सकते हो आप, जो सहायता दी जाती है किसी बड़े के द्वारा उसको कहा जाता है स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्कैफ फोल्डिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, ठीक है। नेक्स्ट है निजी वाक, प्राइवेट स्पीच की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? बच्चा जो है वो स्वयं से ही बात करता है, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच जो बच्चा करता है वो लैब बाइगोस्की की अवधारणा में बताया गया था, ठीक है। ये मानते थे कि बच्चा बहुत सोशल होता है, ठीक है। जितना बच्चा सोशल होगा उसकी उतनी ही डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो इनका ये मानना था। तो निजी वाक प्राइवेट स्पीच की भी बात यही करते हैं, ऊपर से जो एक जेडपीडी है उसकी बात भी यही करते हैं, ठीक है। और स्कैप फोल्डिंग की बात भी वाइगोत्स्की ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीन प्याजे के अनुसार आत्म सातीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन जो है वो क्या है? तो ये जो है ये नए ज्ञान को मौजूदा मानसिक योजनाओं स्कीम्स में शामिल करना, ठीक है। नया ज्ञान जो है बच्चे के पास उसको भी पुराने ज्ञान में ही शामिल करना एसिमिलेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है। आत्म सातीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जीन प्याजे का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है वो इन ईयर्स में पूछे गए हैं, यानी कि 2011 से 24 तक पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बनता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एक शिक्षा है, एक एजुकेशन है, उसमें जो एक टीचर है वो क्या रोल जो है वो प्ले करता है? तो वो टीचर जो है एक मार्गदर्शक या सुगम करता यानी कि फैसिलिटेटर जो है वो उसकी भूमिका अदा करता है, ठीक है। एक मार्गदर्शक या फैसिलिटेटर सुगम करता की भूमिका जो है वो अदा करता है। नेक्स्ट है कि हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसमें अंतर्वैयक्तिक का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल जो एक बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने दिया था उसका क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता, ठीक है। दूसरा की भावनाएं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश और उसकी इच्छाओं को समझने की जो क्षमता होती है उसमें उसको अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ जो है वो बताई हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 हमारे बन जाते हैं इसी क्वेश्चन से। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसके मुख्य समर्थक कौन थे? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मुख्य समर्थक जो थे वो जॉन डीवी थे, ठीक है। कौन थे? जॉन डीवी जो थे वो प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य समर्थक थे। नेक्स्ट है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है किस शिक्षा प्रणाली का आधार है? तो प्रगतिशील शिक्षा का आधार जो है वो माना जाता है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बच्चा जो है वो जिस काम को स्वयं करेगा वो बच्चे के दिमाग में काफी देर तक जो है काफी टाइम तक जो है वो सिक्योर होकर वो चीज जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? ठीक है, तो आई होप कि शायद ये पिछली क्लासेस दोनों में ही रिपीट हुआ होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, ठीक है। आगे है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय घटनाओं की में गणनाओं में समस्या का जो बच्चे सामना करते हैं तो उसका ये उससे उससे ये संबंधित है डिसकैलकुलिया, ठीक है, मैथ की कैलकुलेशन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसमें सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद एक ही स्कूल में शिक्षा देना होता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बहुत कुछ आता है, जैसे कि बच्चा अगर दिव्यांग है, बच्चा अगर कमजोर है पढ़ने में, बच्चा अगर बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, बच्चा जो है वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, मतलब किसी भी तरह का बच्चा जो है उसको सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना है, ठीक है, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? एडीएचडी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, अटेंशन डिफिक्ट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो है ये ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार जो है वो कहा जाता है एडीएचडी, ठीक है, जिसमें ध्यान की जो कमी है वो पाई जाती है बच्चों में। नेक्स्ट है वंचित समूहों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो वंचित समूह हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उनके सांस्कृतिक संदर्भ को समझना और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए, ठीक है। जो भी क्लास में एक चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, उनमें बच्चों को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वंचित समूहों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शिक्षक को एक डेमोक्रेटिक होकर बच्चे के बारे में सोचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है? तो डिस्ग्राफिया जो है ग्राफ से आपने याद रखना है, ये लिखने वाला विकार है, ठीक है। तो लेखन अक्षमता जो एक राइटिंग डिसेबिलिटी है ये डिस्ग्राफिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। इस टॉपिक की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं? तो वो ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीसीई का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना, ठीक है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना जो है वो सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सीखने के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उसका मुख्य लक्ष्य है छात्रों को रचनात्मक फीडबैक देना, ठीक है, छात्रों को रचनात्मक फीडबैक देना, वो जो है वो सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। नेक्स्ट है कि सीखने का आकलन, लर्निंग ऑफ असेसमेंट जो है वो क्या है, क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है सत्र या इकाई के अंत में, ठीक है। सुमेटिव जो असेसमेंट असेसमेंट हम जिसको कहते हैं तो वो उसको वर्ष के या सत्र के या इकाई के अंत में किया जाता है, वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि शिक्षण में जो पोर्टफोलियो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? एक
एजुकेशन बच्चे को देने में जो पोर्टफोलियो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसका उपयोग किया जाता है समय के साथ बच्चे के काम के नमूने और प्रगति को दर्ज करने के लिए, ठीक है। इसलिए पोर्टफोलियो जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कि समाजीकरण और लिंग, ठीक है, सोशलाइजेशन और जेंडर, ठीक है, सोशलाइजेशन एंड जेंडर जो है उसके बारे में क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। समाजीकरण की जो पहली संस्था है वो परिवार है, ठीक है, उसमें उसी में ही आस पड़ोस आते हैं, ठीक है। बाकी स्कूल्स वगैरह जो हैं ये बच्चे की या फिर समाज जो है ये बच्चे की क्या है, ये बच्चे की सेकेंडरी एक संस्था आप कह सकते हो वो आती है, ठीक है। तो जो स्कूल जो एक परिवार है, आपको पता है बच्चा जो है वो ज्यादातर टाइम जो है वो अपने परिवार के साथ ही स्पेंड करता है, तो परिवार जो है एक समाजीकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है, जहाँ से बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा जो कुछ भी चीजें सीखता है बच्चा अगर, तो वो अपने परिवार से ही सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंग, जेंडर क्या है, तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये लिंग, ठीक है, एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है कि लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है उसको कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए जो सबसे प्रभावी सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण पेश करना, ठीक है, गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों एवं महिलाओं के उदाहरण जो है वो पेश करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि समाजीकरण की द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी संस्था जो है वो कौन सी है। तो हमने फर्स्ट पढ़ ली जो पहली प्राइमरी एक संस्था है, एसोसिएशन है वो मानी जाती है वो है परिवार। अब इसमें ये बताना है कि सेकेंडरी में कौन कौन से आएंगे, तो सेकेंडरी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो विद्यालय है जो स्कूल है वो आएगा सेकेंडरी में और मीडिया आएगा, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सभी सेकेंडरी एसोसिएशन में आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये सीडीपी की क्लास नंबर 3 थी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।